मैं तो ये बोलूँगा जो 20s में है, 21 पे, उनको जो आप बोल रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए कि एक अमाउंट उनको एक्स अमाउंट अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से निकाल के SIPs वगैरह में डालना चाहिए। जी। जैसे भाई ने बोला कि भाई जब 29 के थे उन्होंने तब से ये स्टार्ट किया था। अभी मैं भी सेम चीज़ फील करता हूँ कि जैसे जैसे मैं 30 के क्लोज जाता जा रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट आई विल बी 30 दिस ईयर, तो मेरे को भी वो चीज़ लगती जा रही है कि यार ये चीज़ें पहले नॉलेज होनी चाहिए थी। तो जो लोग मेरी तरह फील करते हैं सर, उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि इससे हम अपने मनी और फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए सर, जो ये फिगर आपने कही, हर नंबर कुछ कहता है। मेरे एक दो वीडियो है नंबर के ऊपर में, मैं नंबर पे बड़ा फोकस करता हूँ। और नंबर ऐसा नहीं है कि मैं न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, बट मैं लाइफ की न्यूमरोलॉजी जानता हूँ सर। तो नंबर बड़ा मैटर करता है। जब 2 से 3 पे जाते हो ना सर, जब अब मान लीजिए किसी की एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर मैं, किसी की मैरिज नहीं हुई और मैरिज अगर 29 तक होती है तो एक फिर भी ठीक एज मानी जाती है। वैसे 25, 26, 27 एज मानी जाती है जब आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपनी इनकम अर्निंग स्टार्ट कर लेता है। लेकिन जब वो 29 तक होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा यार चलो 2 के फिगर नज़र आ रही थी। जब वो 3 पे जाता है तो वो 30 पे काउंट हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्या होगा जब वो 59 होता है तब तो वो सीनियर सिटीजन नहीं होता, और जहाँ एक दिन बाद वो सीनियर सिटीजन होता है। ऐसा एक दिन में क्या दुनिया बदल गई जी। नंबर। तो ये जो नंबर है ना सर, ये जो नंबर बदलता है तो ये बड़ा वो करता है। तो जब आप 20 से 30 में आ गए और आपने अभी तक अपनी सेविंग नहीं करी है, अपने फ्यूचर के लिए नहीं प्लान किया है, तो यू हैव टू प्लान सर। अभी इमीडिएट प्लान करना चाहिए कि नहीं सर, मैं किसी को बता तो पाऊंगा कि मैंने 20s में अपनी सेविंग स्टार्ट कर दी थी। नहीं तो आपको मैंने 30s में करी थी तो वो कहेगा आप 10 साल लेट थे। चाहे 29 और 30 में 1 साल का फ़र्क है, या एक दिन और एक हफ्ते का भी फ़र्क होता है, क्योंकि वो 29 से जब 30 होते हो तो एक दिन का भी फ़र्क से वो बदलता है दिन। तो लेकिन आप खुद को प्राउड, अच्छा अपने बच्चों को क्या, जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी आप उन्हें क्या बताओगे? बेटा मैंने 30s पे सेविंग शुरू की थी या मैंने 20s में शुरू करी थी। तो जैसा आप बताओगे, जैसा सर ज़मीन में आपने कभी देखा है, यही वही धरती है, वही मिट्टी है, वही सब कुछ है सर। आप उसमें आम का भी बीज बोते हो तो उसमें आम लग जाते हैं, भाई ये क्या हो गया? आप उसमें वही ज़मीन वही मिट्टी, उसमें आप नीम का, वो आम बहुत मीठा होता है सर, नीम का बोते हैं तो वो पत्ता कड़वा होता है सर। बिल्कुल। तो आप क्या बो रहे हो ये बड़ा मैटर करता है। जो आप बोगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन वही आगे फॉलो करने वाली है सर। तो मेरे को लगता है कि आपको भी मैं गाइड करना चाहूँगा कि आप अपने को प्राउड फील करने के लिए और अपने बच्चों को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, या नेक्स्ट जनरेशन, कभी आप किसी स्टेज पे मंच पे खड़े हो और आप गाइड कर रहे हो बताने के लिए, आज आपके पास जब 1 महीना है, इस 1 महीने में आप ज़रूर कुछ ना कुछ डिसाइड करें सर। बिल्कुल। मनी मैनेजमेंट को 2 पार्ट में मैं मानता हूँ, 2 पार्ट में देखता हूँ, सेव एंड क्रिएट। ओके। ठीक है जी। पहला पार्ट हो गया। दूसरा हो गया क्रिएट एंड सेव। तो क्रिएट एंड सेव सबसे पहले होना चाहिए, जो गारंटीड हो। क्रिएट एंड सेव क्यों है? क्योंकि आज भी कुछ हो सकता है सर। तो सबसे पहले कुछ इस प्रोडक्ट में पैसा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको गोल्ड खरीदना है, आपको 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदना है, तो आपको कितने पैसे चाहिए सर? 1 लाख। 1 लाख रुपए चाहिए सर। आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, कितने पैसे चाहिए सर? 10 लाख। 10 लाख। आपको किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है 1 करोड़ की, तो कितना पैसा चाहिए सर? 1 करोड़। 1 करोड़। तो यानी कि 1 करोड़ रुपया पहले से आपने सेव किया होगा, तो वो सेव एंड क्रिएट होता है सर। लेकिन उसको तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए नहीं है, आपको इकट्ठा करने के लिए बहुत समय चाहिए सर। बिल्कुल। और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, या आपको रिक्वायरमेंट अभी है उस चीज़ चाहिए। की। तो क्रिएट एंड सेव पे काम करें सबसे पहले। वो क्या होता है? जी। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख रुपए इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया या 2 लाख रुपए का दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का रिस्क कवर लिया, कुछ हुआ तो मेरी फैमिली को मिल गया, नहीं हुआ तो मेरी फ्यूचर के काम आ गया, मेरी रिटायरमेंट के काम आ गया, और मेरे बच्चों की लेगेसी के भी काम आ गया। अभी एक प्रोडक्ट पे हमने काम किया सर, कैलकुलेशन अगर मैं बता दूं तो हमें बिलीव भी नहीं होता क्या है उसमें। 100 200 से 500 700 करोड़ रुपए तक भी मैच्योरिटी चली जाती है सर। अच्छा। वो उसकी आप लेगेसी प्लानिंग होगी सर। और जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है सर, हम विश्व गुरु पहले थे,
आज हैं और फ्यूचर में फिर से रहेंगे सर। बिल्कुल। तो हम बनने वाले हैं सर। तो इसलिए क्रिएट एंड सेव, सबसे पहले इंश्योरेंस पे और इस तरीके के गारंटीड प्रोडक्ट्स पे पैसा डालो। ओके। पहली चीज़। दूसरा, आपको पैरेलली कुछ, जैसे मैंने बताया, SIP वगैरह में पैसा लगाना है। आप उस SIP, क्योंकि लिक्विड मनी की ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है, ठीक है। और छोटा पैसा, आज मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके पास, आप 10,000 रुपये महीना सेव कर सकते हो या 50,000 सेव कर सकते हो, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते सर। तो आप सबसे पहले आप क्रिएट एंड सेव पे काम करें। अब जब सेविंग शुरू करी तो आप SIP पे, छोटी छोटी सेविंग्स पे, FD RD पे, इसमें FD RD आज मैं कम सजेस्ट कर पाता हूँ क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है और आगे मार्केट का इन्फ्लेशन और उसके रेट में थोड़ा सा फर्क आ गया है। लेकिन फिर भी गारंटीड प्रोडक्ट्स में आप पैसा डालें जिससे कि, और गारंटीड कुछ ड्रीम्स हमारे गारंटीड ड्रीम्स होते हैं। गारंटीड ड्रीम्स को या गारंटीड चीज़ों को नॉन गारंटीड एसेट से पूरा नहीं कर सकते सर, ठीक है। तो नॉन गारंटेड से पूरा नहीं कर सकते, तो सबसे पहले वहाँ पैसा डाल। पहला इंश्योरेंस में हो गया, मैंने आपको बताया, कोई अच्छा बड़ा इंश्योरेंस लें। फिर आप SIP वगैरह में और इस तरीके की चीज़ों में सेविंग में पैसा डालें, या गोल्ड वगैरह थोड़ा बहुत ले सकते हैं उसमें डालें। फिर आप फिक्स एसेट्स की तरफ में जाएं। फिक्स एसेट कैसे हो गया, जैसे प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई वो करना है, एक एसेट कॉर्पस क्रिएट कर लें, उस कॉर्पस के बाद प्रॉपर्टी खरीदी, लोन ले लिया, उस पर भी उसमें आपको जो जाना चाहिए वो स्पेसिफिक इक्विटी है। इक्विटी आपको करना चाहिए, समय के हिसाब से करना चाहिए, बट इक्विटी में आपका पैसा बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत नीचे भी जा सकता है। तो ऐसा ना हो कि जो थोड़ा सा, जब आपके पास सरप्लस क्रिएट हो जाए तब आप उस इक्विटी की तरफ में जाएं, जिससे कि आप उसके डेंट को भी बियर कर सकें और उसके, अगर वो पैसा ऊपर हो जाए तो उसे एंजॉय भी बहुत अच्छे से करें। तो इस तरीके से प्लानिंग का स्ट्रक्चर है। बाकी कभी डिटेल्ड बैठेंगे तो मैं उसको पेपर पे पूरे ग्राफ के साथ, पूरे पिरामिड के साथ बताऊँगा। जब मैं पिरामिड बताऊँगा तो आप अपने आप ही कह देंगे कि सर पैसा तो कहाँ डालना चाहिए, आप खुद ही बताएंगे कि कहाँ डालना चाहिए।